अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी केयर चैम्पियन। तो ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो उसके लिए मेरा पहला यूट्यूब चैनल है एसकेएन एमडी केयर, जहाँ पे डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं। और नाउ करंटली जो है वो हम सर्कुलेशन चैप्टर को वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक कहता है कि प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है और ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा कि ये आपके पास क्या है कि 20 आपके पास अमाइनो एसिड होते हैं, जिससे क्योंकि मोस्ट की बात वो कर रहा है और ये बुक की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है, कहता है कि ग्लाइसिन एलिनिन जो होता है वो आपके पास क्या है, अमाइनो एसिड ऑप्शन ए में कहता है। तो समहाउ ये आपके पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन मोस्ट जो इसका अप्रोप्रिएट आप कह सकते हो कि ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसका बी होगा। क्योंकि ये आपके पास क्या है कि एक अमाइनो एसिड है, ये आपके पास दूसरा अमाइनो एसिड है। जब आपके पास दो अमाइनो एसिड प्लस होते हैं आपस में, तब आपके पास क्या बनती है, डाइपेप्टाइड बनती है। यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड एक होती है, उसके अंदर अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये याद रखिएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। थर्ड एमसीक्यू आपके पास कहता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कंप्राइजेज द डैश एंड डैश ऑफ द अमाइनो एसिड। जब भी आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें ना प्रोटीन की, तो वहाँ पे आपके पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है सीक्वेंस का, क्योंकि सीक्वेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्राइमरी में। क्योंकि प्राइमरी की सीक्वेंस ही अगर जो है वो ख़राब होगी या मिसमैनेजमेंट हो जाएगी, तो उसकी वजह से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शरी, यानी कि ये टर्शरी से क्वार्टनरी तक ही जो है वो बात चली जाएगी। तो इट मीन्स कि प्राइमरी की सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। दूसरा आपके पास होता है अरेंजमेंट। ये याद रखिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस टॉपिक में जब मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर करवाया था प्रोटीन का, तब भी मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास सीक्वेंस चेंज होने की वजह से एक डिजीज़ निकल आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ये सीक्वेंस और आपके पास अरेंजमेंट का ही यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि 6th पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे अमाइनो एसिड का जो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो जाती है अरेंजमेंट में और सीक्वेंस में, तब हमारे पास सिकल सेल आपके पास जो होती है वो एनीमिया जो होती है, क्या होती है कि डिजीज़ निकल आती है। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या होगा कि सीक्वेंस और नंबर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, डिपेंड करता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आपकी प्रोटीन बन रही है वो किस टाइप की है। क्योंकि हमारे पास टाइप्स ऑफ द प्रोटीन भी है, कोई छोटे प्रोटीन होते हैं, कोई बड़े प्रोटीन होते हैं, तो उसी तरह से वो नंबर डिपेंड करता है। लेकिन सीक्वेंस जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या होगा कि नंबर एंड द सीक्वेंस इसका आंसर होगा। एमसीक्यूज 4 में कहता है नंबर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द इंसुलिन। ये याद रखिएगा कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि इंसुलिन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 51 होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कितनी होगी, -1 होगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जवाब 50 आएगा। क्योंकि अगर हमारे पास 3 आपके पास जो है वो यहाँ पे अमाइनो एसिड है, तो इसके बीच में बॉन्ड्स कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अमाइनो एसिड कितने थे, 3 थे, और बॉन्ड कितनी हो गई, -1 हो गई। तो ये आप इसका फॉर्मूला भी कह सकते हो, या फिर आप ऐसे याद कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब एमसीक्यूज 5 में कहता है टू मेक ए पेप्टाइड बॉन्ड 1 अमाइनो एसिड लूजेस करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपके पास बॉन्ड बनता है तब वहाँ से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल OH रिमूव करेगा या रिलीज़ करेगा, दूसरा जो है वो H रिलीज़ करेगा। ये दोनों ही मिलकर जो है वाटर बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। फिब्रस प्रोटीन है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें जो है इसकी प्रॉपर्टी फाइंड नहीं करनी जो कि इसकी नहीं है। तो वो कहता है कि सॉल्युबल इन वाटर, आपकी बुक की स्टेटमेंट है कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपके पास गलत है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है बिल्कुल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी, ये चारों ही आपके पास स्ट्रक्चरल है। नॉन क्रिस्टलाइन ये भी करेक्ट है, और ये पास्ट पेपर NTS में क्वेश्चन आ चुका है स्पाइडर वेव से भी कि ये आपके पास कौन सी है। वहाँ पे सेकेंडरी लिखा हुआ है ओल्ड टेक्स्ट बुक में, लेकिन न्यू टेक्स्ट बुक में सेकेंडरी को रिमूव करके इन्होंने फिब्रस कर दिया है। ठीक है, एक ही बात है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो आपके पास होती है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है या फिर इनकरेक्ट है, लेकिन आपको ऑप्शन देख के ये पता चलेगा कि वो यहाँ पे ट्रू के बारे में पूछ रहा है या फिर फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो एक्वस मीडियम में सोल्यूबल है, ये करेक्ट है। 3D स्ट्रक्चर ओनली, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ग्लोबुलर प्रोटीन 3D भी होता है और उसके बाद आपके पास 4D भी होता है। तो ये आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्रिस्टलाइज ये भी करेक्ट है, हेमोग्लोबिन इसकी एग्जाम्पल है, ये भी करेक्ट है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो फाइंड करनी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करनी है, तो बाकी वाले जो 3 होंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। क्योंकि ये एग्जामिनर यहाँ पे आपको टेस्ट करता है कि आप यहाँ पे क्या इंडिकेशन वो आपको दे रहा है। तो वो आपको स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रू के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है या फिर फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। स्पाइडर वेव, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है कि स्पाइडर वेव जो आपके पास होती है वो अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास फिब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है। डाइपेप्टाइड के अंदर क्या होता है, 2 अमाइनो एसिड प्लस होते हैं, तब आपके पास डाइपेप्टाइड बनता है। यानी कि पेप्टाइड एक होती है और उसके अंदर अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास ए ही करेक्ट है। इंसुलिन है 2 पॉलीपेप्टाइड, आपके पास 2 पॉलीपेप्टाइड होती है, एक अल्फा होती है दूसरी बीटा होती है। और वो पूछ रहा है कि ई चेन के अंदर यहाँ पे अमाइनो एसिड्स कितने होंगे। तो अल्फा के अंदर होते हैं 21 और बीटा के अंदर होते हैं आपके पास 30। तो टोटल ये होते हैं आपके पास 51, लेकिन इसके अंदर बॉन्ड जो होते हैं वो आपके पास कितने बनेंगे, 50। ठीक है, -1 वाला फॉर्मूला। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द एंजाइम, वो कहता है विच वन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है, ये नहीं होता, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है। तो प्रोटीन आपके पास ऑर्गेनिक होता है, तो इनऑर्गेनिक का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लार्ज क्वांटिटीज
आर लार्ज क्वांटिटीज एंड रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए लार्ज चेंज। ठीक है, ये याद रखिएगा कि लार्ज क्वांटिटीज़ इनकी नहीं होती, एंजाइम्स की जो होती है वो स्मॉल क्वांटिटी जो होती है ये यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये हम रीयूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एंजाइम्स को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर नेचर, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके एंजाइम के करेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट्स लिखी हुई हैं। ये अपनी पीएच में और अपने टेम्परेचर में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर ये पीएच में जो होते हैं वो मोर यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक होते हैं। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि पीएच अगर थोड़ी सी भी चेंज होती है तो वो एंजाइम अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और जब एंजाइम आयोनाइज्ड हो जाएंगे तो इट मीन्स कि उनकी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी। ठीक, तो इट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर मोर स्पेसिफिक होते हैं इन पीएच। ठीक है, इन पीएच। तो ये स्टेटमेंट आपके पास लास्ट वाली ही सही है, स्पेसिफिक बोथ इन देयर नेचर एंड देयर एक्शन। बुक की स्टेटमेंट है ये। करेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी बुक के अंदर, मैंने आपको लेक्चर के ड्यूरिंग लेक्चर भी ये कहा था कि आप जो है यहाँ पे क्या फिंगर टिप्स से जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम के वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, टू चेन ऑफ द इंसुलिन आर हेल्ड टुगेदर। अब जो दो चेन्स आपके पास जो है वो आपकी बुक के अंदर जो फिगर बनी हुई है उसके अंदर भी है कि डाइसल्फाइड ब्रिज, या फिर आप यहाँ पे बॉन्ड भी कह सकते हो, उससे ये हेल्ड टुगेदर है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज होती कितनी है, तो वो आपकी बुक के अंदर इमेज बनी हुई है, वहाँ पे होती है 3। ये भी पूछ सकता है। आपके पास वहाँ पे रिटन में नहीं लिखा हुआ पैराग्राफ में, लेकिन इमेज में है। तो इमेजेस में भी कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, तो वो भी आप देख लिया करें कॉन्सेप्ट के लिए। MCQs 13 में कहता है कि ये आपके पास नेल, हेयर्स एंड हॉर्न्स में जो होता है वो क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। बुक की स्टेटमेंट है केराटिन प्रोटीन्स जो होते हैं ये इन तीनों में मौजूद होते हैं। ये सारी प्रोटीन्स के जितने भी यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट MCQs आपके पास कहता है कि मैच द कॉलम। NTS टाइम में यहाँ पे इस तरह के मैच द कॉलम जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे, और वो ये पूछता था कि समटाइम्स उसके रोल, उसके फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके नेचर, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे आपको इसको मैच क्या करना है, इसका रोल करना है, इसकी प्रॉपर्टी करनी है, या उसकी नेचर करनी है, क्या मैच करना है। ठीक है, तो फिर आपको वहाँ से अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। जिस तरह से एंटीबॉडीज़ का अगर यहाँ पे आप ऑप्शन देखो तो वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है 3 से, यानी कि फाइट करता है इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ। तो आपके पास यहाँ पे 3 का कनेक्शन किससे बन रहा है, 4 का कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है 3 से, या 3 का बन रहा है 4 से। इंसुलिन आपको पता है कि इंसुलिन जो आपके पास होती है वो एक हार्मोन है, तो 3 का कनेक्शन किससे बन रहा है, 1 से। और आपके पास ट्रिप्सिन जो होता है ये हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ये एक्ट करता है यहाँ पे एज ए एंजाइम। तो 2 का जो यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है वो 2 से बन रहा है, और 1 का जो है वो अल्टीमेटली 4 से बन रहा है, या 4 का 1 से बन रहा है। तो ये जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो कि 4 का कनेक्शन 3 से, तो अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन बी ही करेक्ट है, क्योंकि 2 या 3 को जब आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना तो बाकी के ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें ये फ़ायदा होता है कॉलम्स वाले में कि 2 या 3 के जब आपको करेक्ट ऑप्शन पता होते हैं ना तो बाकी वाले जो ऑप्शन होते हैं, आप देखें 4 का कनेक्शन 3 से है ना, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे क्या है, 4 से 3 का 2 से कनेक्शन है, यहाँ पे 4 से 4 का है, यहाँ पे 4 से 3 का है। तो इट मीन्स कि ये तीनों खुद ही एलिमिनेट हो गए, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको पहला, या फिर आपके पास पहला नहीं पता तो दूसरा जो है उस पर आप श्योर होने चाहिए हो। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट जो आपके पास होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता है कि प्लांट के पास जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन प्लांट के पास जो होते हैं वो रूट हेयर्स भी होते हैं, ये भी करेक्ट है। माइट्रोकॉन्ड्रिया एलिमेंट के पास भी होता है, ये नहीं होगा। वैक्यूल भी हमारे पास होता है, तो अल्टीमेटली ये नहीं होगा। अब कन्फ्यूजन थोड़ी होती है यहाँ पे कि रूट हेयर्स, अब याद रखिएगा कि रूट हेयर्स क्यों नहीं होगा और क्लोरोप्लास्ट क्यों होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके पास अपना DNA और अपनी प्रोटीन होती है, और ये उसने बात की है कि प्लांट के पास जो होता है वो प्लांट वर्ड, ठीक है, प्रोटीन इन द प्लांट वर्ड इज फाउंड इन, तो इसीलिए हम यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो करेंगे वो आपके पास क्लोरोप्लास्ट करेंगे। ओवर द 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ ए सेल, ये पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ ये आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक का भी है कि आपके पास 50% जो आपकी एक सेल के अंदर जो आपके पास क्या होता है कि परसेंटेज होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, 50% किसका होता है, ड्राई वेट का, वो प्रोटीन का होता है। कि एक सेल को जब आप ड्राई करोगे ना तो 100% में से उसके अंदर 50% जो होगा वो क्या होगा, उसमें प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ड्राई वेट का क्या मतलब है, क्योंकि एक सेल के अंदर वाटर होता है, मीडियम होता है, जब आप उसको एवापरेट करोगे, वाटर को एवापरेट करोगे तो बाकी के जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें 50% सबसे ज़्यादा किस बायोमॉलिक्यूल का होता है, वो आपके पास होता है प्रोटीन का। अब यहाँ पे कहता है कि द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड द ऑर्गेनल्स एंड द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन इज कास्ड बाय, तो वो भी आपको पता है। साइटोस्केलेटन की सब क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, प्रोटीन या सिग्नेचर होते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं। तो ये अल्टीमेटली आपके पास प्रोटीन का फंक्शन है। नेक्स्ट MCQ आपके पास कहता है कि अगर इस R के बजाय, जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड के फार्मूले में रेडिकल जो होता है, अगर उसके बजाय हम यहाँ पे CH3 लगा दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो आपके पास एडेनिन बन जाएगा। ग्लाइसिन जो होता है वो H होता है, और आपके पास सीरीन जो होता है उसका हम करते हैं CH2OH। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ चुके हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपके पास बायोमॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो है वो पूछ चुके हैं, और वैसे भी पूछ चुके हैं रेडिकल की फॉर्म में भी।
MCQs 19 में कहता है नंबर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द ईच बीटा। अब यहाँ पे बात की गई है किसकी, बीटा की। तो याद रखिएगा कि बीटा के पास जो आपके पास ईच यानी कि 2 बीटा होती है, जिसमें उसने पूछा किसका है, ईच का मतलब होता है 1। तो याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड उनके अंदर होते हैं 146। ठीक है, ये आपके पास सिंध टेक्स्ट बुक की लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे अमाइनो एसिड की बात नहीं की, उसने यहाँ पे बात की है नंबर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड की। तो पेप्टाइड बॉन्ड का क्या फार्मूला है, यहाँ पे आप -1 करोगे तो 145 होंगे आपके पास। ठीक है, तो स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़िएगा। मुझसे भी ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने भी 146 कह दिए थे, क्योंकि मैं ये समझी थी कि यहाँ पे जो है वो अमाइनो एसिड, टोटल अमाइनो एसिड की बात करें। तो स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा फोकस रखा करें। लास्ट MCQs आपके पास कहता है द टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड कंटेन इन अ चेन एंड द सीक्वेंस। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, जब आपके पास सीक्वेंस की बात करेंगे या फिर अरेंजमेंट की बात की जाएगी तो इट मीन्स कि ये डायरेक्टली आपको इंडिकेशन क्या दे रहा है, डायरेक्टली आपको इंडिकेशन देता है कि ये प्राइमरी आपके पास स्ट्रक्चर है, क्योंकि सारी कहानी आपके पास वहीं से शुरू होती है। और ये 2 स्पेसिफिक वर्ड्स आपके पास सीक्वेंस और अरेंजमेंट के ऐसे हैं जो कि प्राइमरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह से आपके ओल्ड टेक्स्ट बुक में जो है वो सेकेंडरी के लिए कहा जाता था कि इसके अंदर सेकेंडरी अमाइनो एसिड के अंदर, सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड जो होता है वो होता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने आपको ये भी लेक्चर के ड्यूरिंग कहा था कि आप जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, इनके अंदर किस टाइप की बॉन्ड्स होती है, डाइसल्फाइड, सल्फाइड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह की जो बॉन्ड्स है ना, फेडरल में भी लिखा हुआ है। तो सजेशन मेरी यही है कि फेडरल टेक्स्ट बुक को एक नज़र ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, उस फिगर के अंदर साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर ये बॉन्ड है, इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर ये बॉन्ड है। अगर आप ओल्ड टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते तो आप फेडरल पढ़ लीजिएगा, एक ही बात है, क्योंकि वहाँ पे भी सेम बॉन्ड्स लिखी हुई है। न्यू टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। बेशक आप सिंध टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हो, लेकिन फेडरल का भी थोड़ा बहुत टच आपको होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे अभी भी कोई मिस्टेक हुई हो MCQs एक्सप्लेन करने में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिपिड की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।